नमस्कार, मैं किरण चौधरी एक बार फिर से आप सभी के साथ। देखिए, आज हम एक बहुत ही खास मेहमान से मुलाकात करने जा रहे हैं। वो खास मेहमान है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर। क्या खास बात है इनकी? तो देखिए, ये अपनी ड्यूटी की कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ लेखक, चिंतक, महिला अधिकारों के रक्षक, मानवाधिकारों के पैरोकार, एक ऐसी अधिकारी जिनका नाम है श्रीमती सीमा हिंगोनिया जी। तो सबसे पहले मैडम, आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। थैंक यू किरण जी। देखिए, आज का ये मेरा प्रोग्राम सभी दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए मैम, सबसे पहले मैं और मेरे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस आधुनिक समाज में भी जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हो, पेरेंट्स उस फील्ड में अपनी जो है बेटियों को नहीं भेजना चाहते। अब तक का जो आपका सफर रहा है, उस सफर को हम सबसे पहले जानना चाहेंगे। तो मैम। किरण जी, ये सफर काफी लंबा है जी। और संघर्षपूर्ण भी है। यहाँ तक पहुँचना मतलब जी सिर्फ और मैम। सिर्फ मेहनत के बल पे ही पहुंचा जा सकता है। जितने भी दर्शक हमको सुन रहे हैं, उनको जी। सबसे पहले इस चीज का एहसास होना चाहिए कि किसी भी बड़े पद पर या प्रशासनिक पद पर पहुंचने के लिए मेहनत और मेहनत, वो भी ईमानदारी से मेहनत ही एकमात्र क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा दूसरा कोई भी क्राइटेरिया आपके पास नहीं है कि आप किसी अन्य साधन से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मेरी स्कूलिंग तो जयपुर में गांधीनगर से हुई है। उसके बाद महारानी कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। राजस्थान विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। उसके अलावा मैंने बीएड, एमएड, नेट, सेलेक्ट आदि अलग अलग डिग्रियां लेते हुए पहले मेरी सर्विस थर्ड ग्रेड टीचर की थी और उसके बाद मैं हिस्ट्री की लेक्चर बनी। इसी दौरान मेरा जो सपना था या मेरी इच्छा थी या माँ बाप की सभी की जो इच्छा थी कि मैं भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनूं और समाज के लिए काम करूं, तो मेरा भी एक सपना था कि मैं भी उच्च प्रशासनिक अधिकारी बन के, और खासतौर से मेरा सपना पुलिस फील्ड में ही जाने का था। मेरी इच्छा थी कि यहाँ पे ज्यादा समाज सेवा करने का मौका मिलता है, लोगों की पीड़ाओं को सुनने और उनको समझने और उनको रिलीफ देने का मौका मिलता है। डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग होती है, तो यहाँ जाने की मेरी इच्छा थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि एकमात्र मेहनत ही ये विकल्प होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता। तो हमने एग्जाम दिया, साथ में सर्विस भी करी, साथ में जैसा कि एक महिला के साथ सारी जिम्मेदारियां होती हैं, आप अच्छी तरह समझती हैं। घर बार बच्चों की सारी जो होती है उनको निभाते हुए, सर्विस करते हुए, अपने अपने सपने को जिंदा रखते हुए हमने इसके लिए मेहनत करी और यहाँ तक पहुंचे, जिसमें आप सभी दोस्तों का, बड़ों का, ईश्वर का और जितने भी हमारे महानायक हैं उनका सभी का आशीर्वाद इसमें बना रहा और हमने ये सफलता प्राप्त की। जी मैम। जी मैम, जैसे अभी मैंने बताया, ड्यूटी की कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ जो आपके समाज के लिए जो कार्य है, स्पेशली उनके लिए आपको जाना जाता है। और इसी कड़ी में एक आपने बुक भी लिखी है, सेव यूथ सेव नेशन। तो आज के यूथ के लिए क्या है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, क्या इस बुक में है, वो जानना चाहेंगे। जी। सबसे पहले तो जैसे बुक का नाम है सेव यूथ सेव नेशन, जैसा इसका कंसेप्ट है कि हमारा यूथ आज के टाइम में सेव रहेगा, सेफ रहेगा, तभी आगे नेशन भी सेफ रहेगा। क्योंकि नेशन डिपेंड टू यूथ जनरेशन। तो जब जनरेशन को हमें सही करना पड़ेगा। आज जिस तरह की जनरेशन हमारी हो गई है, टेक्नोक्रेट हो गई है, मॉरल वैल्यूज कम हो गई है, क्राइम ज्यादा बढ़ गया है चारों तरफ से, जैसे हम सुनते देखते हैं। और चूंकि हम पुलिस में हैं और रेगुलर हम यूथ के टच में रहते हैं, हर क्राइम के अंदर यूथ इन्वॉल्व होता है, तो उस यूथ को हमें सही डायरेक्शन देना पड़ेगा, उसके एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा डूज एंड डोंट्स के बारे में कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यदि आप गलत कर रहे हैं तो उस गलत के क्या नतीजे होंगे, ये नतीजे भी उनको पहले से बताने पड़ेंगे ताकि वो उससे अवेयर होकर उस गलत दिशा में ना जा सके। तो जो मेरी ये बुक है, ये 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें उनको टाइप्स ऑफ
क्राइम भी बताया है, रीजंस ऑफ क्राइम भी बताया है, सॉल्यूशन ऑफ क्राइम भी बताया है, और साथ में उनसे रिलेटेड लॉज भी बताए हैं, एंड डूज एंड डोंट्स भी उसमें बताया है। साथ में टीचर्स की और जो पेरेंट्स की और प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बताई है कि किस किस को अपनी क्या क्या जिम्मेदारी किस किस समय पूरी करनी चाहिए। तो एक यूथ यदि 6 क्लास का बच्चा भी इस बुक को पढ़ता है तो वो अच्छी तरह जान सकता है कि उसको क्या तो करना है और क्या नहीं करना है। जी देखिए मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कानूनों के मिसयूज को लेकर के है। पहले के समय में लोगों को नहीं जानकारी थी कानूनों के बारे में, कैसे वो न्याय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में लोगों को जानकारी तो मिली है, लेकिन जानकारी के साथ साथ उन्होंने कानूनों का मिसयूज करना शुरू कर दिया है। चाहे कोई दहेज का मामला ले सकते हैं, कोई दुर्व्यवहार का मामला ले सकते हैं, जहां निर्दोष व्यक्तियों को बेवजह उनमें फंसा दिया जाता है और वो निर्दोष व्यक्ति बेवजह जो है उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। तो किस तरीके से इन घटनाओं को रोका जा सकता है? देखो, अपराध कभी भी नॉर्मल नहीं होता। दहेज मांगना और दहेज हत्या बहुत बड़ा अपराध है। तो हमें यदि मिसयूज की तरफ हम जाते हैं, कानून के मिसयूज की तरफ जाते हैं, हम बात करते हैं कि लोग कानून का मिसयूज कर रहे हैं। लोग कानून को काम में कब लेते हैं? जब वो विक्टिमाइज्ड होते हैं। विक्टिमाइज्ड होंगे तभी वो कानून का दरवाजा खटखटाते, तभी वो पुलिस के पास जाते, तभी वो वकील करते हैं, तभी वो कोर्ट कचहरी जाते हैं। तो हमें शुरुआत ये करनी है कि हमें किसी को विक्टिमाइज्ड बनाना ही नहीं है। यदि कोई महिला एक कदम बढ़ा के थाने की तरफ जा रही है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो महिला उस कदम को बढ़ाए ही नहीं। यदि आप अपने घर में उसको इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने में सपोर्ट करेंगे, और चूंकि घर में छोटी मोटी लड़ाइयां होती है तो ऐसे में जो बड़े लोग हैं उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको वहीं पे शॉर्ट आउट कर दे। क्योंकि कोई भी महिला या कोई भी पीड़ित किसी भी वर्ग का हो, किसी भी एज का हो, कोई नहीं चाहता कि पुलिस के पास जाए। विक्टिम बनाना ही उनका फर्स्ट स्टेप है। इसके लिए सुधार समाज को खुद को करना होगा, परिवार को खुद को करना होगा, व्यक्ति को खुद को करना होगा। कानून का दुरुपयोग तब होता है जब आप किसी को कानून के अंदर उलझाते हैं, उससे पहले नहीं होता है। देखिए मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन महिलाओं को लेकर के है। आपको तो ह्यूमन इंस्पायरिंग अवार्ड भी मिल चुका है। देखिए मैम, जो अनएजुकेटेड जो लेडीज है उनको नहीं पता कानून के बारे में, उनके हक के बारे में, लेकिन बहुत बार देखने में आता है जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो उनके साथ भी उनके वर्किंग पैलेस पर, घर में या फिर पब्लिक पैलेस पर कई बार दुर्व्यवहार होता है, लेकिन सभी जानकारियां होने के बावजूद भी वो उस चीज का विरोध नहीं कर पाती। तो ऐसे में इन महिलाओं के लिए क्या किया जा सकता है, ये हम जानना चाहेंगे। ऐसी बहुत सी महिलाएं दर्शक अभी आपको सुन भी रही होंगी। के लिए देखो है ना, एक स्टेप से पारने पड़ेगा, इसके लिए कई स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले जहाँ उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस परिवार से वो है, पहले तो उस परिवार के जो सदस्य हैं उनकी ही जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटियों को बोलने की आजादी दें, उनको खुल के उड़ने की आजादी दें, उनको सिस्टम से, चाहे सिस्टम में हम उसका ससुराल मान सकते हैं या ऑफिस मान सकते हैं या सड़क पे, जो भी है, जहां भी उसके साथ में गलत हो रहा है उससे लड़ना सिखाए, उससे संघर्ष करना सिखाने वाला सबसे पहला परिवार है, क्योंकि परिवार ही प्रथम पाठशाला होती है। तो पहली जिम्मेदारी परिवार की बनती है। दूसरी जिम्मेदारी उसका एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ स्कूल में, जहाँ कॉलेज में वो रही है, वहां भी हमें अपने को बच्चियों को सिर्फ बुकिश नॉलेज से बाहर निकाल के उनको बिहेवियर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान, ये सब उनको देना पड़ेगा, कानून की जानकारी, और साथ में उनकी जो अब तक की सदियों की जो मेंटलिटी है, अपने आप को दबावा, कुचलावा, अबला, जो अपने आप को समझती है, उस मेंटलिटी से उनको बाहर लाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप आता है तो वही कानून की और प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसी महिलाओं को गलत नजर से देखने की बजाय, जैसे अभी आपने कहा कि कानून का दुरुपयोग 498 को लेके होता है, तो ये जो नजरिया है ये हर व्यक्ति का गलत है। कोई भी महिला 498 का दुरुपयोग नहीं करना चाहती जब तक कि उसके घर में, उसके
ससुराल में उसको प्रेशराइज नहीं कर दिया जाता। तो कानून भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाए, समाज को भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा और परिवार को बच्चियों का साथ पूरी तरह से देखे। उसको शुरू से ही जैसे अपने लड़कों को उन्होंने फ्रीडम दे रखी है, उतनी फ्रीडम, उतनी नॉलेज, उतनी कैपेसिटी उनमें डेवलप करनी पड़ेगी कि उनको अपना संघर्ष खुद करना आ जाएगा। अभी एक पढ़ी लिखी महिला तो है, परंतु उसके जो अंदर का डर है वो अभी गया नहीं। उस डर को हमें मिलकर खत्म करना होगा। आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से जो है समय हमें दिया। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पॉइंट पर है कि किस तरीके से आप सब कुछ इतना मैनेज कर ले। तो एक तरफ आप अपनी ड्यूटी इतनी कर्तव्य निष्ठा के साथ, दूसरी तरफ आपका परिवार, घर और समाज सेवा के लिए जो आप इस तरीके से यूथ के लिए, महिलाओं के लिए कार्य कर रहे हो, किस तरीके से आप बैलेंस करके चलते हो? इसके लिए विल पावर मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके मन में एक जज्बा पैदा होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, समाज के लिए भी करना है। मैंने अपने लिए कर लिया, मैंने पढ़ाई करी और मैं यहाँ तक पहुंच गई, ये मेरी खुद के काम खत्म, मैंने मेरे लिए जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि जिस सोसाइटी से मैंने गेन किया है, जिस समाज से मैंने गेन किया है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे जो भी रिसोर्स मैंने यूटिलाइज किए हैं, वो मुझे पे बैक टू सोसाइटी की तरफ लौटाने पड़ेंगे। एक सामान्य नागरिक की तरह हमको सबको पे बैक टू सोसाइटी करनी चाहिए, देना चाहिए, कैसे भी दें। आपका जो 24 घंटा आपको भी मिला है, मुझे भी मिला है, उस 24 घंटे को आप कैसे मैनेज करते हैं कि किसी और के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। उसमें से मैं 8 घंटे ड्यूटी करूंगी तो मैं 2 घंटे समाज के लिए कोई ना कोई काम करूंगी। अभी भी मैं, जैसे आपने कहा, तो मैंने अपना टाइम स्पेयर करा, आधा घंटा मैंने निकाला, अब मैं आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो इसके बाद में मुझे आधा घंटा ऑफिस का काम ज्यादा करना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। आप यदि आपके मन में है समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, जज्बा है, तो आप अपना टाइम टेबल अपने आप मैनेजमेंट कर लेते हैं। ये आपकी विल पावर पे डिपेंड करता है। देखिए, अब हम जानेंगे मैम की जो बुक है सेव यूथ सेव नेशन, क्या है, किस तरीके से कार्य किया जा रहा है। एक चीज़ और बता दूं, मैम खुद यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, इनका यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूट्यूब पर मैम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से यूट्यूब पर मैडम के साथ जुड़ सकते हैं। सेव यूथ सेव नेशन, यह राजस्थान पुलिस की एक युवाओं को जागरूक करने की मुहिम है, जिसके माध्यम से हम युवाओं को अपराध और अपराधियों से कैसे दूर रखा जा सकता है, इसके बारे में समय समय पे जानकारी देते रहेंगे। इस सीरीज़ के माध्यम से हम युवाओं को वर्तमान में हो रही विभिन्न घटनाएं, उन घटनाओं से कैसे बचना है, उनके लिए कौन कौन से कानून बने हैं, इन सब की विस्तृत जानते जा रहे हैं। और स्वयं अपराध करने वाले युवा वर्ग हैं जो 18 से 25 वर्ष के बीच का युवा है, वो खुद अपराधों में खुद संलिप्त होता जा रहा है, खुद इंडल्ज होता जा रहा है, और जिनके साथ वो अपराध कर रहा है वो खुद भी युवा पीढ़ी है। वो चाहे लड़का हो सकता है, चाहे युवती हो सकती है, जिनके साथ वो लगातार अपराध की रिपोर्ट देखते हैं तो वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हज़ारों में प्रति वर्ष बच्चे मिसिंग होते जा रहे हैं, जिनके बहुत से कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं, अपराध के कारण भी हो सकते हैं या किसी अन्य कारण से भी मिसिंग हो रहे हैं। या रैगिंग में हम जब देखते हैं तो रैगिंग का लगातार स्कूल्स में, कॉलेज में डेटा बढ़ता जा रहा है, और ये रैगिंग दोनों तरफ से यूथ को प्रभावित कर रही है। जो रैगिंग करता है उसके लिए भी दिक्कत है, जिनके साथ रैगिंग हो रही है उनके लिए भी दिक्कत है। आसपास के वातावरण को जब देखते हैं हम तो ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यदि हम एक्सीडेंट के डेटास देखते हैं तो लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती जा रही है, और उसमें प्रति वर्ष कम से कम 5 से 6 लाख लोगों का एक्सीडेंट होता है, और कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों की डेथ होती है। और उनमें मोस्टली जब हम देखते हैं तो यूथ, हमारा यूथ जो बाइकर्स है, जो बाइक्स चलाता है, वो इन घटनाओं से सीधा सीधा रिलेटेड होता है। तो इस तरह से बहुत सारी घटनाएं, या जब हम देखते हैं कि सुसाइड जैसी घटनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो हमारे युवाओं को डिप्रेशन की वजह से या किसी और वजह से इस साइड में लेकर आ रही है।
तो बहुत से कारण जो चारों तरफ युवाओं को नया एनवायरनमेंट मिला है, सोशल मीडिया का, नेटवर्किंग का, या मॉडर्न सोसाइटी, इन सब की वजह से, या कोई डिप्रेशन या एजुकेशन सिस्टम, ये सब मिलकर हमारे यूथ को हर तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जिसमें वो सही दिशा में बढ़ते बढ़ते अचानक गलत दिशा में चले जाते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि क्या गलत है क्या सही है। हमारा जो ये प्रयास है, राजस्थान पुलिस का जो प्रयास है, ये कोशिश है कि यूथ को गलत और सही के बारे में कानूनी रूप से हम उसे जागरूक करें। पहले हम उसको ये बताएं कि ये तो अपराध है, ये अपराध नहीं है, ये डूज़ है, ये डोंट्स है, ये बताना राजस्थान पुलिस का मुख्य उद्देश्य है, ताकि युवाओं में बढ़ते हुए अपराध और युवाओं के खुद के अपराध, खुद जो अपराधियों से लगातार इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, चाहे गैंग्स में शामिल होना या किसी भी तरह से, उन सब से बचाने का प्रयास है। कानून बहुत सारे बने हैं, लगातार कानून बन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं डेवलप हो रही हैं युवाओं से रिलेटेड, जैसे पोक्सो कानून, जे एक्ट हो गया, रैगिंग एक्ट हो गया, साइबर एक्ट हो गया, परंतु युवाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और हमारा प्रयास है कि हम उन्हें इनकी जानकारी दें, समय समय पे उनकी जानकारी दें। जब हम उनको जानकारी देंगे तभी वो इसके बारे में जान पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अपराध से कैसे बचना है, अपराधी से कैसे बचना है, और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी संस्थाएं उनके लिए काम कर रही है, पुलिस उनके लिए क्या काम करती है, जुडिशरी उनके लिए क्या काम करती है, ये बताना हमारा युवाओं के लिए एक उद्देश्य है, जिसके इस कार्यक्रम के माध्यम से सेव यूथ सेव नेशन की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, उसमें हम समय समय पर आपको बताएंगे कि अपराध के क्या कारण हैं, अपराध किस किस तरह से होता है, अपराध के क्या रिजल्ट्स होते हैं, उस अपराध या अपराधियों से बचने के लिए, उनके लिए, युवाओं के लिए, युवतियों के लिए कौन कौन से कानून काम कर रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं उनके लिए वर्क कर रही हैं, उनके लिए इजी अप्रोच क्या है, कैसे वो पुलिस थाने में जाके या किसी भी अधिकारी से जाके सहायता मांग सकते हैं, किसी भी संस्था से वो सहायता मांग सकते हैं, समय समय पर उनकी काउंसलिंग कैसे की जा सकती है, किस तरह से उनको अपराध होने से पूर्व बचाया जा सकता है, या उनके साथ अपराध हो रहा है या वो खुद अपराध करने वाले हैं, कभी कभी गलत संगत या अन्य कारणों के चलते हुए जब वो अपराध में संलिप्त होते हैं, तो यह सीरीज उनके लिए इस तरह उपयोगी होगी कि वो पहले जान पाएंगे कि क्या तो अपराध है, क्या तो डूज़ है, क्या डोंट्स है। वो खुद ये तय कर सकेगा कि मैं ये करूँगा तो मेरे को ये हो सकता है। इसमें यहाँ तक उनको पनिशमेंट के बारे में भी बताया जाएगा कि उनके लिए किस अपराध की क्या सज़ा है, कितनी सज़ा हो सकती है, कोई अपराध करने के बाद उनको क्या क्या किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, थाना, कोर्ट, कचहरी, बाल सुधार गृह, जेल, या उसके सामाजिक परिणाम क्या होंगे, उसके आर्थिक परिणाम क्या होंगे, उनका भविष्य कैसे खराब हो सकता है। तो उन युवाओं को और युवतियों को उनका भविष्य सुधारने के लिए, उनका वर्तमान सुधारने के लिए यह सीरीज राजस्थान पुलिस की तरफ से शुरू की जा रही है। और आने वाले समय में आप सीरीज़ में देखेंगे कि अपराध के क्या प्रकार होते हैं, अपराध के क्या कारण होते हैं, अपराध से कैसे बचा जा सकता है। आप हमारे साथ लगातार संपर्क में रहें, इस सीरीज़ को देखें और युवाओं को जागरूक करने में और पुलिस और पब्लिक के बीच में एक जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसको दूर करने में आप भी हमारे साथ जुड़िए। ये राजस्थान पुलिस का सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ पर हम आपको सेव यूथ सेव नेशन सीरीज के साथ जोड़ रहे हैं। हुआ है, लेकिन किन्हीं तकनीकी खामियों की वजह से आज का सेशन हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट फिर कभी जैसे ही मैडम को टाइम मिलता है हम दोबारा इसका नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट आपके सामने लेके आएंगे। और आज के लिए इतनी उपयोगी जानकारियां मैम ने दी, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, इन सभी के लिए मैम मैं और मेरे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।